तो राजीव जी, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये कॉन्सेप्ट बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है जी और इसकी रीढ़ की हड्डी में 3 चीजें हैं। जी एक है ऊर्जाकृत करना, दूसरा है संकल्पित करना और तीसरा है शपथकृत करना। राइट? जी तो ये वैसे पहुंच के कि भाई साहब आप मेरी बात करेंगे जुड़ जाएंगे क्या, ये नहीं है कॉन्सेप्ट। हाँ पहले आपको ऊर्जाकृत कर रहे हैं, और ऊर्जाकृत करना अवेयरनेस से एक दर्जा, एक डिग्री ऊपर का केस है। राइट? जी जब आप ना केवल अवेयर हो रहे हैं, ना केवल जागृत हो रहे हैं, बट जी। आप में वो ऊर्जा आ रही है जिससे आप बदलाव की सोच पैदा हो सके। अच्छा जी जी। उसमें कई बार ये रहता है कि आदमी ये सोचता मैं अकेला क्या करूंगा, हाँ तो हाँ उसमें ये भरोसा दिलाया जाता आप अकेले नहीं हैं। बिना 5 पैसे खर्च किए हुए 100 करोड़ लोग आपके साथ होंगे, और आप बिना 5 पैसे खर्च किए जो है अपने चंद्रगुप्तों को जिता पाएंगे, वो भी बिना चुनाव प्रचार किए हुए। तो आप वो कोई काम नहीं करेंगे जो राजनेता करेंगे। ना आप आम सभाएं लेंगे, ना आप जो ना कोई जुलूस निकालेंगे, ना ना भीड़ ना कुछ जुटाएंगे, करेंगे, ना कुछ करेंगे। ना भीड़ और जुटाएंगे। है 100 500 रुपए दे के भीड़ नहीं जुटाना पड़ेगी। जरूरत ही नहीं है ना, हाँ क्योंकि जब आपसे जुड़े हुए लोग ऊर्जाकृत, जागृत और सकम संकल्पित हैं, जी तो वो खुद अपने लोगों को जिताएंगे। हाँ देखिए, ये इसमें केवल एक ही प्रॉब्लम है हाँ कि हम लोग निर्लज्ज हो गए हैं। हाँ हम लोग जो है बहुत सीमित दायरे में जी रहे हैं। जी हम लोगों ने किसी न किसी का पट्टा लगा के रखा है। हाँ तो ये चरित्रहीन, अपराधी, दुष्ट, जिन्हें पहले दर्जे पे हमारा रिप्रेजेंटेटिव नहीं होना चाहिए था, हाँ ये हमारे लिए लज्जा का विषय है कि हमने इन्हें क्यों वोट दिया। और पहले हमारे पास शायद ऑप्शन नहीं था, तो और कुछ अच्छा करने के लिए था नहीं, लेकिन अब तो हमारे पास ऑप्शन पैदा हो गया है और हम खुद चंद्रगुप्त बन सकते हैं। कल मैंने जो है 4 तरीके की शपथ जारी की है चंद्रगुप्तों के लिए। अच्छा तो जो ये दूसरा शपथ पत्र है वो आम मिशन के सदस्य के लिए है, अच्छा लेकिन चंद्रगुप्त का अलग से शपथ पत्र जारी किया है। तो उसमें कहा गया है कि मैं चंद्रगुप्त बनूंगा, मैं भारत माता की शपथ लेता हूं कि मैं चंद्रगुप्त बनूंगा, और अपनी सोच, शक्ति और उसके हिसाब से उसमें कई लेवल हैं। राष्ट्रीय लेवल का चंद्रगुप्त, राज्य स्तरीय चंद्रगुप्त, जिला स्तरीय नहीं जिला नहीं, राष्ट्रीय स्तरीय के बाद सीधा संसदीय चित्रगुप्त, देन विधायक स्तरीय चंद्रगुप्त, और फिर जो है पंचायत एंड शहरी स्तर का चंद्रगुप्त। अच्छा बेसिकली उसमें वही नेटवर्क लिया गया है जो चुनाव के लिए जरूरी है, आगे और बाद में। अच्छा तो पहले संसद के लिए 2024 में संसद ही होगा, तो पहले इसको उनको हराएंगे, और फिर जो है सभी जो है राज्य स्तर पर भी विधायक सब जो है फिर क्राइम फ्री भारत के चंद्रगुप्त ही बनेंगे। और आगे चल के जो है पंच और सरपंच और पार्षद भी क्राइम फ्री भारत के ही चंद्रगुप्त बनेंगे। अच्छा, तो पूरी व्यवस्था में पूरे इकोसिस्टम को बदलने की शक्ति प्राप्त हो जाएगी। जी हाँ जी। हमें इन दुष्ट राजनेताओं को कन्विंस नहीं करना पड़ेगा, और एक ये कन्विंस होने के लिए बने ही नहीं है। हाँ जी। अब आप ये बताइए, आप शासकीय सेवा में हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि 2004 के बाद जो भी शासकीय सेवा में आया है उसे पेंशन का हक नहीं है। नहीं है बना। और ये निर्लजता पूर्वक 7-7 8-8 पेंशन ले रहे हैं, इन्हें लज्जा ही नहीं आती है। ये अपनी जो है ना सैलरी से लेके अपने पर्क्स निर्लजता से बढ़ाते जाते हैं, इन्हें लज्जा ही नहीं आती है। तो ये इतने निर्लज लोग हैं कि जो, जैसा मैं कह रहा था कि कितने निर्लज हैं कि एक मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के मामले में जेल जाता है तो अपनी अनपढ़ गंवार पत्नी को मुख्यमंत्री बना देता है। कितनी निर्लजता है ये। जो मैं कह रहा हूं कि एक सुशासन मुख्यमंत्री हैं, वो 8वीं बार उन्होंने मुख्यमंत्री की शपथ ली है। वो इतने दुष्ट हैं कि अपने देश की जनता पर जो है 9वीं फैल को जो है ना उप मुख्यमंत्री के रूप में जो ना थोप देते हैं। तो ये तो शुद्ध दुष्ट लोग हैं। ये अपने लाभ के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। यदि आप इनकी प्राइवेट कन्वर्सेशन सुनो तो ऐसे ही कहते हैं जैसे कि देश साला इनका हो और कैसे बांट के साले उसके ठेकेदार बन जाए। और यही काम उस समय जवाहरलाल नेहरू ने किया। आप ये बताओ 1952 में जो पहला चुनाव हुआ उसमें भी इन दुष्टों ने धांधली की। कितने घटिया चरित्र के लोग थे ये। आप ये बताइए ना कि संविधान में आर्टिकल 35A असंवैधानिक तरीके से घुसेड़ दिया। मतलब ये तो दुष्टता की पराकाष्ठा है ना।
जब आपने मुसलमानों को पूरा देश ही दे दिया था तो इस देश में सबके प्रति समभाव होना चाहिए था, जबकि संविधान में ही लिखा हुआ है आर्टिकल 44 में कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाएगा। फिर क्यों नहीं लाया आप 75 साल के बाद भी? संविधान में ही लिखा है आर्टिकल 47 में कि ड्रग और जो है लिकर और इस जितने भी जो है नशीले पदार्थ हैं उन सबको प्रतिबंधित किया जाएगा, ये संविधान में लिखा हुआ है। और आप कितने दुष्ट हैं, आपने गली गली मोहल्ले मोहल्लों में जो है ना दारू की दुकानें खोल दी, और जहां दारू की दुकानें नहीं है वहां पर जो है ना इल्लीगली पाउच पहुंच गया है। आज हमारा युवा जो है पाउच खा रहा है, पाउच पी रहा है और नमकीन खा रहा है, खाना खाना बंद कर दिया है, उसका शरीर जर्जर हो गया है। जहां हम कहते हैं कि हम भारतीय युवा शक्ति हैं, युवा शक्ति नहीं है, हम कंडम शक्ति हैं। सत्य कहने की और सत्य सुनने की और सत्य समझने की और सत्य स्वीकार करके बदलाव लाने की जो है ना किसी को तो हिम्मत करना होगी जी। कब तक हम दुष्टतापूर्वक अपने आप को दूसरों को भ्रम में रखेंगे? अभी मैं एक पॉलिटिकल वो था, उसमें मुझे इनवाइट किया गया, तो उसमें एक था कि एक पार्टी जनता राजा, ठीक है ना। तो उसने कहा कि जनता राजा, तो मैंने कहा ये जो जनता राजा हैं ये भी मूर्ख बना रहे हैं आपको। जब नियम कानून और व्यवस्था के तहत आप एक गुलाम हैं और बस व्यवस्था को और इतने पावर दे दिए हैं कि जिसको चाहो उसको बंद कर दो, आपका अकाउंट सीज कर देंगे, ये कर देंगे, आपका अच्छे खासे जो है ना चलते हुए बिजनेस को ठप कर देंगे और आपको जेल में भर देंगे। कितनी दुष्ट व्यवस्था है, कितनी दुष्ट व्यवस्था है कि आपका जो है 80% केसेस में पुलिस में आपकी FIR दर्ज नहीं हो रही है। आज ही एक जो है ना आपके से बातचीत के बाद एक बेचारे नायक सूबेदार का फोन आया, वो भी बदायूं से, उत्तर प्रदेश से। वो अपनी आप बीती बता रहा था, कल आप उसको सुनिएगा क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पे, कि वो विधायक उनसे कैसे तंग कर रहा है। उसको किडनैप करके ले गया, उससे कहा साल तेरे को गोली मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, आप हमारे हिसाब से काम करिए। वो उसने कहा भाई मैं कैसे, मैं तो सिक्योरिटी सुपरवाइजर हूँ, तुम्हारे 10-12 लोग हमने रख भी लिए हैं भैया, जो हाँ हम तो ड्यूटी वही करेंगे जो हमारे DIG अशोक कुमार ने, जिन्होंने ये संस्था पैदा की हुई है, जो वो आदेश देंगे हम उसका पालन करेंगे। आपको कुछ कहना है तो वो DIG अशोक कुमार से बात कर लीजिए, तो वो उनके औकात नहीं है कि DIG अशोक कुमार से बात कर लें। तो वो तो कितनी दुष्टतापूर्ण बात है कि आप लोगों को किडनैप कर रहे हैं, उनके ऊपर जो है पिस्तौल लगा दे रहे हैं, उन्हें गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। क्या जो है ना इन विधायकों का, इन सब का यही काम है क्या? आपको ये मालूम है कि उत्तर प्रदेश में 403 सदस्यों की विधानसभा में 205 अपराधी हैं, विच मेक्स इट 51%। 51% लोग जो है कानून के निर्माता होंगे। कितनी दुष्ट व्यवस्था हमने पैदा की। इन्होंने अपने लिए कोई जो है ना क्वालिफिकेशन नहीं रखी। तो आप चपरासी नहीं बन सकते हैं, वो चपरासी आपका जो है गृह मंत्री बन जाएगा, जिला बदर वाला जो है ना आपका गृह मंत्री बन जाएगा। क्या दुष्टता है। आप कहते हैं कि साहब टैक्सी वाला जो है ना वो मुख्यमंत्री बन जाएगा। इस 140 करोड़ देशों में जहां पे इतने सारे विद्वान लोग बैठे हुए हैं, एक टैक्सी वाला क्यों हमारा मंत्री बनना चाहिए, बताइए ना मुझे। कोई मुझसे पूछ रहा था, बड़ा समझदार व्यक्ति, कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष था, वो मुझसे पूछ रहा था, बोले सर बताइए आप मुझे, जहाँ का ये रहने वाले हैं मोदी जी, वहां तो रेलवे स्टेशन ही नहीं था, वहां पे चाय कहाँ बेचते थे वो? बोले अभी भी वहाँ चाय की केवल एक ही दुकान है और अभी केवल 4 ट्रेनें रुकती हैं वहां पे। तो मैंने उनसे, राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय से कहा कि भाई साहब आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी से पूछिए ना। फिर उन्होंने एक बात और कही मुझसे, उन्होंने कहा साहब अभी नरेंद्र मोदी जी बनारस में आए थे तो उन्होंने कहा कि मैंने 40 साल भीख मांगी है। तो वो साहब उन्होंने किस जगह पे मांगी और कब से कब तक, किन वर्षों से किन वर्षों के बीच में 40 साल मांगी है। तो मैंने कहा भाई साहब आप मुझसे ये सब चीजें क्यों पूछ रहे हैं, आप माननीय नरेंद्र मोदी जी से पूछिए ना जिन्होंने कहा है। और मैंने कहा मैंने तो सुना भी नहीं है कि उन्होंने कब कहा है, आपने सुना है, आपने देखा है? आया है, बराबर इसमें आया। 40 साल मैंने वो वाला पार्ट नहीं सुना है, तो वो मेरे व्यक्ति आजाद कराया, उसमें पहुंच गए मुजीबुर रहमान के समय वो। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि भैया 40 साल कहाँ इन्होंने भीख मांगी, मुझे बताइए जरा। तो मैंने कहा कि भैया मुझसे क्यों पूछ रहे हो, माननीय नरेंद्र मोदी जी से पूछिए। लेकिन मैंने उसमें एक बात जरूर जो है ना ऐड की कि जब हम ड्रामाटिस्ट हो जाएंगे, हम सिर्फ लाभ लेने के लिए पार्लियामेंट के मंदिर में माथा टेकेंगे। चंद्रगुप्त जो है
चंद्रशेखर आजाद की मूर्ति के सामने और इनकी मूर्ति के सामने सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए खड़े हो जाएंगे, तो ये दुष्टता की परिचायक है, ये अच्छे राजनेता का परिचायक नहीं है। और हमने ये भी कहा कि हमने माननीय नरेंद्र मोदी जी को हम सब ने इसलिए जिताया था कि और उनको कानून बनाने की शक्ति दी थी, उसका तो उन्होंने उपयोग किया नहीं है। क्यों नहीं? जब मैथिली गुट डंके की चोट पे कोई बात कह सकते हैं, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जो मन की बात में किसी दूसरे की मन की बात कहते हैं क्या? किसके मन की बात कहते हैं? वो अपने मन की बात क्यों नहीं कहते हैं? लोग बात कहते हैं कि भाई वो बहुत कुछ सोचते हैं, वो किसी को हवा नहीं लगने देते हैं। तो भैया ये मन की बात का जो है ड्रामा बंद करे। और आपका चरित्र कितना छोटा है कि मन की बात में अपने मन की बात ही नहीं कह पाते हैं, हर जगह राजनीति घुसड़ते रहते हैं, हर तरह ड्रामा करते रहते हैं। अभी एक जो है ना, एक कविता बड़ी अच्छी आई के साहब उनके कपड़े बदलने पे से लेके हर चीज के ऊपर थी, वो नोटबंदी भी था, ये भी था। आई डोंट नो आपने सब देखी है कि नहीं देखी है। मैंने उसको एडमिन पे पोस्ट किया है, आप देख पाएंगे वहां पे। तो बहुत अच्छी कविता है, लेकिन हमारे राजनेता इतने ओछे चरित्र के और घटिया लोग क्यों हैं, जो सिर्फ शुद्ध मूर्ख बना के जीतना चाहते हैं? देखिए आर्टिकल 25 हर किसी को धार्मिक स्वतंत्रता देता है। तो हम में से आप सब लोग जो है, जिसको जिस धर्म से मोक्ष प्राप्त होता दिख रहा है, जहां अपना कल्याण जिसको जहां दिख रहा हो, उसको वो पालन करने के लिए स्वतंत्र है। तो मैं राजीव लोचन जी आपसे पूछता हूं, किसने इन व्यक्तियों को हक दे दिया कि लाल टीका लगा के आप कहो कि हिंदुस्तान में रहना है तो श्री राम कहना होगा? नहीं, ये हक किसने दे दिया? और ये ठेकेदार खुद कैसे बन गए? उनने अपने आप ये हक लिया है। और वो नहीं, ये ठेकेदार कैसे बन गए? उन्होंने किसने बनाया है? और वो भय कार्य क्यों कर रहे हैं, डरा क्यों रहे हैं, दंगे क्यों करा रहे हैं? और दूसरी बात है, वहीं पे मुस्लिमों को ये अधिकार किसने दे दिया कि वो कहें मेरे धर्म को मानो, नहीं तो तुम काफिर होगे, मैं तुम्हारा सिर धड़ से जुदा कर दूंगा, और जो है हमें जन्नत मिलेगी और 72 भूरे मिलेंगी। मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहता हूं, ये आर्टिकल 25 का उल्लंघन है कि नहीं है? और मैं एक बड़ा साधारण सा उपाय जो है ना माननीय नरेंद्र मोदी जी को बताना चाहूंगा कि आप एक छोटा सा 4 सेक्शन का एक्ट बना दीजिए, जिसमें आर्टिकल 25 का वायलेशन जो है संज्ञेय अपराध कर दीजिए, उसे अजमानती कर दीजिए। केवल एक ही परिस्थिति में जमानत संभव होगी कि किसी ने झूठी रिपोर्ट की हो, ठीक है ना? यदि सत्य रिपोर्ट है तो आपको जमानत नहीं मिलेगी। और क्राइम फ्री भारत का जो टेक्नो इंजन है, जिसके तहत 45 दिन में उसे सजा हो जाना चाहिए, 15 साल की मिनिमम सजा हो, और संपत्ति आवश्यक रूप से संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। फिर मुझे बताओ कौन दंगा कराने की औकात रखता है? कोई करेगा दंगा? करा पाएगा? तो इतना छोटा सा काम क्यों नहीं करते? आपको कानून बनाने की शक्ति इसलिए तो दी गई है ना। यदि जो है वर्शिप प्लेसेस एक्ट 1991 में माननीय जो है नरसिम्हा राव जी की बैसाखी की कॉलिशन गवर्नमेंट सेक्शन 4 से भारतीयों से न्याय की भीख मांगने का भी हक छुड़ा लेती है। कितने दुष्ट हैं ये लोग। और ये माननीय नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे हैं 8 साल से? उन्हें हाँ की जीत और ना की हार ही तो करना था, उसको रिपील क्यों नहीं किया? मैं कह रहा हूं जो बनारस के मामले में और जो अभी मथुरा के बारे में जो ड्रामा नाटक हो रहा है ना सर्वे करने का, इट इज ऑल इलीगल। अच्छा, तो भाई जब आपको उसमें बड़ा सिंपल कहा गया है कि 15 अगस्त को जो स्थान जिस धर्म के लिए यूज होता होगा उसी पे यूज होता रहेगा, और इसमें जो है राम जन्मभूमि को छोड़कर अन्य किसी विवाद को जो है ना यदि कोर्ट में पेंडिंग भी है तो इसी सिद्धांत के तहत निपटा दिया जाए, और भविष्य में जो है ना कोई भी कोर्ट इस तरीके के न्यायालय उसको विवाद को बाद को सुनने नहीं स्वीकार करने का उसे अधिकार ही नहीं है सेक्शन 4 के तहत। राइट? अब आप ये ड्रामा कर रहे हो कि साहब सर्वे कराओ। अरे नेचर से क्या लेना देना है भैया? यदि मान लो कहीं मस्जिद है, चाहे उसके पहले वहां खूब मंदिर रहा हो, चाहे जो है ना काशी विश्वनाथ में जो नादिया बैठे हुए हैं, नादिया बाबा हमेशा शंकर भगवान के उसमें रहते हैं, और वो नादिया जो है एग्जैक्टली वही है जहां पे वो फव्वारा बता रहे थे। तो इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है कि वो स्वयंभू शंकर बाबा हैं। तो भैया आप इसमें जो ना ये नेचर सर्वे ड्रामा नाटक की बजाय हाँ की जीत हुई और ना की हार हुई ये कहते हुए वर्शिप प्लेसेस एक्ट को रिपील कर दीजिए ना। एक दुष्ट व्यक्ति ने उसको किया है, आप उसे रिपील करने में हमने आपको शक्ति इसलिए दी है ना कि ये ड्रामा नाटक करने के लिए शक्ति दी है। बिना बैसाखी की सरकार
बिना बैसाखी सरकार नरसिम्हा राव की थी, कॉलिशन गवर्नमेंट। इनकी तो पूरी फुल फ्लेज, इनकी बिना से बैसाखी की सरकार है। हाँ, बिना बैसाखी की फुल फ्लेज सरकार है, जिसकी राज्यसभा और लोकसभा में दोनों जगह अब मेजोरिटी है। फिर वो किसके चिंतन में है? फिर वो दुष्टता क्यों? हर चीज को जो है ना, आप दंगे भी कराएंगे, बदमाशी भी कराएंगे, मक्कारी भी कराएंगे, और सब जगह ड्रामा नाटक करते रहेंगे। देखो, सोच और चिंतन और चरित्र की दृढ़ता यदि नहीं है जी, और जो है, जो थोथले जगह पे जो व्यक्ति जहां पहुंच जाए, जहां वहां जाने का वो पात्र ही नहीं होना चाहिए था, तो फिर ऐसा ही होता है जी। ये सख्त बात है, सख्त लहजे में सिर्फ मैथिली स्वर्ण गुप्त कह सकते हैं। बहुत सख्त लहजा है, बहुत सख्त लहजा है। और आप ये बताइए, देखो यार राजीव लोचन जी, मैं आपको बताऊं जी, जो भी व्यक्ति पैदा हुआ है उसे मरना नियत है जी। हम लोगों ने 60-62 साल ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। हाँ। कितने टिकेंगे? 10-20 साल, 20 साल। उसके पहले जो है कुछ ठीक ठाक कर जाए, थोड़ी कुछ लज्जा महसूस कर ले। प्रयास तो कर ही रहे हैं आप। हम तो ये कह रहे हैं कि आप सब लोग जुड़ जाइए, बिना 5 पैसे खर्च किए हम संकल्प के साथ जो है सभी पार्टियों के सभी राजनेताओं को पराजित कर सकेंगे, जो 1952 में जी दुष्टता के साथ भी जवाहरलाल नेहरू नहीं कर पाए। 543 सीट तो उन्हें भी नहीं मिली थी। समझ गए ना? तो जो आज के इतिहास में कभी नहीं हुआ है, वो संभव मैं करके बता रहा हूं, और वो भी बिना 5 पैसे खर्च किए हुए। तो हम कितने निर्लज्ज व्यक्ति हैं कि कोई जो है ना कांग्रेस का पट्टा लगाए, कोई भाजपा का लगाए, कोई सपा का लगाए, कोई इसका लगाए। ये भाई कौन लोग हैं? इनकी शिक्षा क्या है, सोच क्या है, चरित्र क्या है? ये क्यों हमारे मंत्री बने हुए हैं? ये हमारे क्यों प्रतिनिधि बने हुए हैं? ना इन्हें हमारा प्रतिनिधि होना चाहिए था, ना ही इन्हें हमारा मंत्री और मुख्यमंत्री होना चाहिए था। 4-4, 5-5 बार का तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। और ये आगे अपना को तो उन्होंने थोपा ही हुआ है, आगे चल के ये सब अपने बच्चों को थोपने के ऊपर जो है ना पूरा होमवर्क सबने करके रखा है। सबके अपने अपने बच्चे रेडी हैं, आप आगे की जो है ना उसको चलाने के लिए। और ये कितनी दुष्ट व्यवस्था है इस देश में, जो है ना जुडिशरी में सिर्फ 87 परिवारों के जो है ना लोग ही जो है बैठे रहते हैं बड़े पदों पर। बड़े पदों पे नहीं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस केवल वही बनते हैं। अरे बाप रे, केवल 87। जहाँ पे इतने बड़े जो है ना लॉ कॉलेजेस आ गए हैं, जो कि इंटरनेशनल फेम के हो गए हैं, जहाँ के बहुत ही जो है ना प्रबुद्ध और प्रतिभाशाली जो है ना बच्चे निकल रहे हैं, लेकिन वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं बन सकते हैं। अच्छा, तो ये तो देखो शेयरिंग ऑफ स्पॉइल है। नेहरू को मिल गई तो उसने सबको बांट दी, और उसने भी देखो जमींदारों, इनको सभी को उन्हीं को टिकट दिया ना, ठेकेदारों को जी। तो कहाँ है डेमोक्रेसी? किस डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं? जब जो है आप कत्ल की रात मनाते हैं, चुनाव के पहले की रात कत्ल की रात कहते हैं। मुझे अभी कुछ दिन पहले ही मालूम पड़ा ये टर्मिनोलॉजी कत्ल की रात। तो मैंने कहा भैया ये कत्ल की रात क्या होती है? बोले सर आपको नहीं मालूम है, आप तो इतने बड़े पद पे रहे हैं। मैंने कहा नहीं, कत्ल की रात तो नहीं सुना है मुझे। मैंने कहा नहीं, कत्ल की रात जब ये लोग वो करते थे ना, मुसलमान लोग, वो नहीं, वो कत्ल की रात नहीं। चुनाव की रात को कत्ल की रात कहते हैं, जिसमें ये दारू बांटते हैं, साड़ी बांटते हैं, पैसे बांटते हैं, लोगों के वोट खरीदते हैं, उसको कत्ल की रात कहते हैं। अच्छा। तो ये जो आप बोल रहे हो, मुझे मेरा भी पहला रिएक्शन वही था, लेकिन उन्होंने मेरा ज्ञान बढ़ाया कि नहीं, ये पॉलिटिक्स की कत्ल की रात अलग होती है। अच्छा। तो चलिए राजीव जी, जुड़िए आप उससे, और पूरे शिद्दत के साथ स्वयं चंद्रगुप्त बनने की चाह से बढ़िए, संगोष्ठियां करिए, बैठिए। इसी बहाने हम जो बुजुर्ग लोग हैं उनको जो है सम्मान पूर्वक अपना समय व्यतीत कर पाएंगे, लोगों को एनर्जाइज कर पाएंगे, लोगों को संकल्पित कर पाएंगे, और 2024 में सभी राजनीतिक दलों के सभी राजनेताओं को पराजित कर पाएंगे। शुभकामनाएं आपको, बेस्ट ऑफ लक। हम सभी को बेसिकली, क्योंकि यदि हम सफल होंगे तो देश का कल्याण होगा जी। और यदि लोग बाग अपने ऐसी तरीके से छोटे छोटे लाभ को देखते हुए, देखो हम में से अधिकांश विद्वान लोग जो है वो विद्वान होते भी उन्होंने विद्वत्ता देश के हित में कभी यूज नहीं की जी।
वो अपने छोटे से लाभ के लिए, छोटी सी पोस्टिंग के लिए, पोस्ट रिटायरमेंट के बेनिफिट के लिए इन्होंने इन राजनेताओं का और इस राजतंत्र में बैठे हुए लोगों का अपने आप को चरण सेवक बना लिया है जी। आज जो है ना, पत्रकारों से लेके हर कोई किसी न किसी का चरण सेवक बना हुआ है। देश प्रेमी और देशभक्त मुझे कोई नहीं दिखाई देता है जी। और वो रटी रटाई लाइन जैसे ड्रामा में बोलते हैं ऐसे ही बोलते हैं। अब ईश्वर ने बुद्धि दी हुई है तो वो अपने लाभ के लिए यूज कर लेते हैं जी। लेकिन उससे भला किसका होना है? देश का भला तो नहीं होगा जी। बात है, मान रहे कि नहीं मान रहे? बात बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक। मैं देश के पूरे जो है ना पत्रकार मुझसे जुड़े हुए हैं, एक पत्रकार की हिम्मत नहीं होती मुझसे बात करने की जी। एक पत्रकार की हिम्मत नहीं होती है। मैं आपको बोल रहा हूँ, राष्ट्रीय राज्य स्तर के सभी पत्रकार मेरे उसमें हैं जी, मेलिंग में हैं, हमसे कांटेक्ट में हैं, लेकिन एक की भी हिम्मत नहीं होती है कि मुझसे बात करे। तो ऐसा क्या चरित्र यार, ऐसा क्या कर रहे हो यार? मर जाओगे, पैदा हुए हो तो मरना तो सुनिश्चित ही है, फिर क्यों डर रहे हो? किससे डर रहे हो? क्यों डर रहे हो? ये हम इस देश को जो है ना यदि स्वर्ग बना सकते हैं, राम राज्य ला सकते हैं और फिर भी नहीं कर रहे हैं। और इन दुष्ट राजनेताओं को जिन्होंने अपनी मोटी खाल की, और उनकी मोटी खाल क्यों ना हो, जो शुद्ध अपराधी हैं, जिन्हें देश का चपरासी भी नहीं बन सकता था, वो मंत्री और मुख्यमंत्री बने हुए हैं। इस लाभ को कौन छोड़ेगा और क्यों छोड़ेगा? नहीं, आप बताइए क्यों छोड़ेगा? और जहां पे कि वो खुद भी बना रहेगा और इसके बाद अपने बच्चों को भी बनाएगा, तो ऐसी लाभ के सौदे को जो है ना कौन छोड़ने वाला है? चाहे वो राजनेताओं की बात हो, चाहे वो जुडिशरी की बात हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी की बात हो, जिसको जो मिल रहा है वो उसको दबा रहा है कि नहीं? जी। चलिए तो राजीव जी जुड़िए। ठीक है सर। 71 आपने बताया, 71 ईयर हो गए, आपने ऐसा कुछ बताया था मुझे। जी 71। हाँ, तो 71 अब काफी एडवांस स्टेज होती है। मुझे लगता है आप समर्पित करिए अपने आप को क्राइम फ्री भारत के लिए। देश के जो है ना, देश प्रेम हमारे अंदर जो है ना, वो उसकी हिलोरें आना चाहिए। और हम अपने ही जीवन काल में, अभी 15-18 महीने ही तो दूर है 2024 का जनरल इलेक्शन, क्या दिक्कत है? जी जी है इतने हैं। हाँ, एक छोटा इंस्ट्रूमेंट तो बिल्कुल बना जा सकता है, जो छोटा नहीं, वो इतना बड़ा होगा कि सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं को हरा देगा। अपने आप को छोटा इंस्ट्रूमेंट, अपने आप को हाँ, छोटे इंस्ट्रूमेंट के रूप में कार्य करें अपन। हाँ, और जो बड़े लोग हैं हमारे, बड़े चंद्रगुप्त हैं बड़े लेवल के, उनको अपन सपोर्ट नहीं, वो तो अपन को जो है ना खुद सोचना है कि हमारी सोच, हमारी शक्ति किस लेवल के जो है ना चंद्रगुप्त बनने के लिए कर रही है। तो वो हर किसी को डिक्लेयर करना है कि मैं राष्ट्रीय चंद्रगुप्त बनूंगा, कि राज्य स्तरीय चंद्रगुप्त बनूंगा, या संसद स्तरीय चंद्रगुप्त बनूंगा, या विधायक स्तरीय चंद्रगुप्त बनूंगा। तो ये आपको निर्णय लेना है, ठीक, अपने सोच, अपने संकल्प के हिसाब से। और यदि आप राष्ट्रीय स्तर बनते हैं तो आपको नेक्स्ट सोचना है कि अच्छा राज्य स्तर का कौन हो सकता है, राइट? और वो चंद्रगुप्त यात्रा पे रहेगा। जी हाँ। बनेगा तो वही जो कि 543 में ऊपर आएगा सबसे अधिक जोड़ने वालों को, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट तरीके से ऑलरेडी निर्धारित है। जी हाँ। लेकिन चंद्रगुप्त यात्रा पे तो वो निकल सकता है। और इसमें एक चीज अपने यहाँ पे मानी गई है, जैसे हनुमान जी को अपने बल की वो नहीं रहती है, ऐसे ही इन चंद्रगुप्तों को भी अपनी शक्ति का स्मरण नहीं है। तो जिनको हम समझते हैं कि वो राष्ट्रीय स्तर का चंद्रगुप्त हो सकता है, राज्य स्तरीय हो सकता है, उसको हम पहचाने, हम जाएं और हम बताएं भैया कि आप में ये क्षमता है, आओ बाहर निकलो, बनो। तो जब हम उसमें बढ़ेंगे, और हमने, आप पूरे हमारे वीडियो सुनिए कैसे हम 100 करोड़ होंगे, और वो भी बहुत आसानी से, जिसमें 90 करोड़ लोगों को किसी को भी नहीं जोड़ना है। ये बात मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। देखिए, यदि मैथिली शरण गुप्त ने आज ही ये अभियान चालू किया, राइट? अच्छा। और राजीव लोचन जी नंबर 1 है, और 8 और लोगों को हमने इसी तरीके से ऊर्जाकृत किया, संकल्पित किया, शपथकृत किया। तो आप मुझे बताइए, आज शाम तक हम 10 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हाँ, हो जाएंगे। जैसे अभी क्या है, मैं सोचा कि मैं आपका मेंबर बन गया तो मैंने अरुण सिजारिया को, रमेश कुरेले को और एक और 3 लोगों को वो आपका लिंक भेज दिया। हाँ। जबकि उसकी प्रोसेस थोड़ा लंबी होगी, क्योंकि मैं उसमें देख रहा था, कई बार ऐसा आता है ना कि इससे सब्सक्राइब कर दीजिए, तो आप सब्सक्राइब हो जाते हो, तो उसमें सब्सक्रिप्शन का कोई ऑप्शन नहीं था, है ना? नहीं, इसमें तो लिंक से जुड़ना है, तो वो जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे, तो वो आपको ऑप्शन देगा डाउनलोड द ऐप। हाँ, डाउनलोड। जब आप ऐप को डाउनलोड कर देंगे तो फिर वो आपसे पूछेगा कि आप अपना फोटो डाल दीजिए, अपने बारे में लिख दीजिए,
और अपना पिन कोड दे दीजिए। ये 3 चीजें पूछेगा। उसको जब ओपन करेंगे, डाउनलोड जो हुआ उसको ओपन करेंगे तो वो आपसे ये 3 चीज मांगेगा, और जैसे ही आप ये चीज देंगे वो आपको एक आइडेंटिटी कार्ड दे देगा खट से उसी समय। अच्छा अच्छा। और आप फिर अपने ऐप के माध्यम से, ऐप का जो है ना वो कुटुंब ऐप का जो वो है वो आइकॉन वहां दिखने लग जाएगा, उसको आप क्लिक करेंगे तो आप जो है उसमें पहुंच जाएंगे, राइट, क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप पे पहुंच जाएंगे। ठीक है। और उसके जो है नीचे बॉटम में आपको जो है अपनी प्रोफाइल को खोलेंगे तो उसे कॉपी करने का, उसे व्हाट्सएप पे शेयर करने का और वो सब ऑप्शंस हैं, राइट। तो आप मेरी भेजी हुई लिंक को भेजने की बजाय अपने प्रोफाइल से अपनी लिंक भेजिए, तो उससे आपको जो है ना पॉइंट मिलेंगे, क्योंकि इस ट्रांसपेरेंट तरीके से जिसको पॉइंट मिलेगा वही चंद्रगुप्त बन पाएगा, राइट। तो दूसरे की लिंक नहीं, अपने ऐप में जाके अपनी लिंक कॉपी करके या व्हाट्सएप पे शेयर करने का या अन्य मीडिया पे शेयर करने के जो ऑप्शन है उसका आप यूज करिए। और उसको शेयर करने से काम नहीं चलता है, फिर आप सामने वाले से बात करिए, उसे ऊर्जाकृत करिए, संकल्पित करिए, शपथकृत करिए, तब जो है वो ज्यादा एनर्जी से काम करेगा। तो ये कोई जो है सोशल मीडिया पे शेयर कर दिया, उन्होंने देख लिया, कोई डांस वांस ऐसी चीज नहीं है। ये देश को परिवर्तन करने का मुहिम है जो मात्र 9 दिन में इस देश को बदल सकता है। यदि हम 5 पैसे बिना खर्च किए 9 दिन में इस देश को बदलने की स्थिति में आ रहे हैं और फिर भी हम जो है ना किसी भ्रम में फंसे हुए हैं, तो कई बार मुझे लगता है कि एक जो चीज रामचरितमानस में है कि जाको प्रभु दारुण दुख देही ताकि मति पहले हर लेही। तो हम अपनी मति को खो चुके हैं, अपने जो है ना उस खोई हुई मति के लिए कोई ना कोई लवादा, कोई ना कोई बहाना खोज लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ईश्वर को लग रहा है कि अभी हमें और जूते लाते लगने की जरूरत है, अभी हमें और कष्ट मिलना है और दुख मिलना है। तो ईश्वर ने अभी हमारे कोटे के दुख पूरे नहीं हुए हैं, इसलिए हमारे अंदर मति नहीं आएगी, हमारी मति तो हर लेंगे, ईश्वर ही खुद हर लेंगे। बात समझ रहे कि नहीं? बिल्कुल। तो या तो जो है हम अभी ईश्वर का जो दंड विधान है उसमें अभी दारुण दुख हमें और पाना है, तो हमारी मति काम नहीं करेगी। और नहीं तो इतनी आसान चीज आप समझ भी सकते हैं, और कुछ यदि भ्रम है तो उस पर पॉइंटेड क्वेश्चन पूछिए। मैथिली संगुप्त अवेलेबल है आपके किसी भी भ्रम को, संशय को दूर करने के लिए। जी हाँ जी, है कि नहीं? हाँ हाँ, ठीक ठीक। चलिए, तो मुझे लगता है कि मैं आपको कन्विंस कर पाया, ऊर्जाकृत कर पाया। बहुत अच्छा, आपके बहुत ही यानी इतने क्लियर कंसेप्ट हैं। दूसरी बात क्या है, जो आपने एक बात कही कि पत्रकार भी आपको फेस नहीं कर पाते, उसका कारण भी समझ में आ गया, क्योंकि हर चीज़ में आप अपडेटेड हो बिल्कुल। इवन कानून की धाराएं और पुलिस से तो आप रिटायर हो ही, तो कई चीज़ें तो आपको बिल्कुल कंठस्थ हैं बिल्कुल। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। जी, मैं कोशिश करूँगा। ठीक है, जरूर जरूर जरूर। चलिए, हम सब मिलके एक अच्छे नए भारत का निर्माण करें, जहां पर ये दुष्ट राजनेता अपनी राजनीति ड्रामा नाटक बंद करें। हम इस देश के इकोसिस्टम को बदल सकते हैं। हमारा सिस्टम तो कह रहा है कि 2029 तक यदि लोग बाग अपने मति का ठीक प्रयोग करके जुड़ के संकल्प और शपथ के साथ काम करेंगे तो भारत में 2029 के बाद कोई गरीब व्यक्ति नहीं बचेगा जी। तो जैसे हम कह रहे हैं अपराध करने का ऑप्शन नहीं होगा, ऐसे ही गरीब बने रहने का ऑप्शन नहीं होगा। कितनी अच्छी बात कह रहे हैं। कर विहीन राजनीति, कर विहीन देश होगा, टैक्स फ्री कंट्री होगी, जिसमें डेवलपमेंट के लिए 20 गुना ज्यादा धन अवेलेबल होगा। तो बताओ, सोने में सुहागा है कि नहीं है? जी। अभी आप देखिए कितने सारे टैक्सेस, कंप्लायंस, ये वो, कितना कष्ट है। तो वो कष्ट दूर हो जाएगा। जी। अब आप ये बताइए, यदि पेपर करेंसी हम खत्म कर देते हैं तो, और साइबर क्राइम होने का ऑप्शन खत्म कर देते हैं और अपराध खत्म होने का ऑप्शन कर देते हैं, तो बताइए कोई भ्रष्टाचार संभव है क्या? कैसे होगा? फिर तो नहीं संभव है, राइट। आप ये बताइए कि क्या कहीं विदेश से पैसा आके जो अभी देश को तोड़ने की शक्तियों का काम कर रहे हैं, वो संभव हो पाएगा क्या? नहीं आ पाएगा। हवाला नहीं आ पाएगा। ना ड्रग माफिया होंगे, ना हथियार माफिया होंगे। और यदि कोई गड़बड़ी करेगा तो क्राइम फ्री भारत का जो इंजन है, जो 45 दिन में कह रहा है कि हम आपको न्याय देके संबंधित को जेल में घुसेड़ देंगे, ये कितना पावरफुल सिस्टम है। यहाँ अपन 30 दिन में कह रहे हैं, वहाँ 30 साल में नहीं मिल रहा है आपको न्याय। और पहले तो आपकी FIR ही नहीं लिखी जा रही, न्याय तो बहुत दूर की बात है। बिल्कुल है कि नहीं है? बिल्कुल। कोई
सही बात। हाँ, तो अब इतनी चीजें मिल रही हैं और हम कह रहे हैं हम फंसे हुए हैं, हमें, अरे किस चीज में फंसे हुए हैं, बाहर निकलिए। कोई भी चीज इससे बड़ी नहीं हो सकती है। हो सकती है क्या? नहीं, तो बहुत बड़ा संकल्प है भाई, बहुत बड़ा संकल्प। चलिए हम लोग मिलके जरूर कामयाब होंगे। जी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम सर, नमस्कार।